आप सभी को नमस्कार। दैनिक करंट अफेयर्स की इस कक्षा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। 8 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को हम देखने वाले हैं और 10 से 12 प्रश्न हैं, लेकिन हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो हमें ध्यान से समझना है, चीज़ों को नोट डाउन करना है। और जैसे कि आपको बताया गया है, राज्यवार नोट्स तैयार करिए, संस्था वाइज नोट्स तैयार करिए। प्रयास उसी तरह से आपको करना है, उसी दिशा में आपको करना है, तभी आपको सकारात्मक परिणाम मिल सकेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न यहाँ पर हम देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कह रहा है कि हिंदी एवं गुजराती की 300 फिल्में और रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले किस कलाकार का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। क्या बोला जा रहा है? हिंदी एवं गुजराती की 300 फिल्में और रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले किस कलाकार का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, आपको बताना है। 4 यहाँ पे नाम दिए हुए हैं: अरविंद द्विवेदी, राहुल सचदेवा, मनोज त्रिपाठी या संजय अग्रवाल। वो कौन से व्यक्ति थे जो रावण का किरदार निभाया था जिन्होंने रामायण में, और उनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई है। तो आपको बता दें, इनका नाम था, फेस तो इनका बड़ा पॉपुलर है, आप सब जानते होंगे। इनका नाम था अरविंद द्विवेदी। इनका जन्म जो है उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ था, यह आपको पता होना चाहिए। और इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 300 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, T20 क्रिकेट में 400 छक्के मारने वाले भारत के पहले खिलाड़ी और दुनिया के 7वें बल्लेबाज कौन बन गए हैं? भारत का वह कौन सा खिलाड़ी है जिसने हालिया जो आपकी T20 सीरीज चल रही है, जिसको आप IPL के नाम से जानते हो, इसमें छक्कों का रिकॉर्ड बना दिया और टोटल उनके अब तक के 400 छक्के हो चुके हैं। तो आपको बता दें, इन खिलाड़ी का नाम है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा सही उत्तर है। पूछा जाए पूरे विश्व में सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले T20 में खिलाड़ी कौन है, तो आपको टिक करना है क्रिस गेल। क्रिस गेल ने अपने अभी तक के करियर में 1042 छक्के लगाए हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब कौन सा है? रोहित शर्मा। चलें इसको बताएं। तीसरा प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, जो कि आप जानते हैं इसकी पेरेंट कंपनी जो है वर्ल्ड बैंक है, तो वर्ल्ड बैंक इसकी पेरेंट कंपनी है। तो अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम ने हाल ही में किसको भारत में अपना नया प्रमुख नियुक्त करने की घोषणा की है, आपको बताना है। मतलब कि IFC के भारत में नए प्रमुख कौन होंगे, आपको बताना है। आप जानते हैं कि वर्ल्ड बैंक की एक शाखा है, आप कह सकते हो। वर्ल्ड बैंक इसकी पेरेंट कंपनी है और वर्ल्ड बैंक के प्रमुख हैं डेविड मलपास। इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। और इसका सही उत्तर है बेंडी बर्नर। बेंडी बर्नर को IFC ने भारत में नियुक्त किया है। तो IFC के भारत में नए पदाधिकारी होंगे बेंडी बर्नर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएंगे। अब यहाँ से कुछ चीजें आपको नोट करनी है। अब तक ऑनलाइनर थे, यहाँ से कुछ चीजें आपको नोट करनी है। बोला गया है, गंगा नदी डॉल्फिन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? गंगा नदी डॉल्फिन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, आपको बताना है। 10 जनवरी, 12 मार्च, 5 अक्टूबर, 20 जुलाई। इनमें से किस दिन मनाया जाता है गंगा नदी डॉल्फिन दिवस, आपको बताना है। तो चलें बताएं, गंगा नदी डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? 4 विकल्प दिए हुए हैं, इन चारों में से अपना नाम बताएं। चलिए, माफ करिएगा, थोड़ा सा जुकाम है, समस्या है गले में, इस वजह से आवाज में हो सकता है कि वो लय ना हो। तो इसका सही उत्तर है 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को हम मनाते हैं प्रत्येक वर्ष डॉल्फिन दिवस, विशेषकर गंगा नदी डॉल्फिन। डॉल्फिन की जब बात करते हैं तो भारत के संदर्भ में 3 प्रकार की डॉल्फिन आपको पता होना चाहिए। पहला है सिंधु नदी डॉल्फिन, दूसरा है गंगेटिक डॉल्फिन या गंगा नदी डॉल्फिन। ठीक है, गंगेटिक डॉल्फिन, जिसको हम लोग ग्रामीण भाषा में बोलते हैं सूस, तो सूस को ही डॉल्फिन कहते हैं। और तीसरा आपको पता होना चाहिए इरावदी डॉल्फिन। ठीक है, इरावदी डॉल्फिन। अब इन तीनों में यदि आप देखोगे, सिंधु नदी डॉल्फिन, गंगेटिक डॉल्फिन, इरावदी डॉल्फिन, इन तीनों में यदि देखोगे तो सबसे महत्वपूर्ण जो आपके लिए है वो है गंगेटिक डॉल्फिन, क्योंकि वर्तमान जो प्रश्न है इसी पर पूछा गया है। अब इसमें से आपको कुछ जानकारी बता देता हूं जो नोट कर लीजिएगा। जैसे सिंधु नदी डॉल्फिन जो है ये ब्यास नदी में पाई जाती है और ये पंजाब का जलीय जीव है
इसकी जो संख्या है वो 100 से भी कम हो गई है। दूसरा आपने देखा गंगेटिक डॉल्फिन। गंगेटिक डॉल्फिन गंगा नदी की जो भी सहायक नदियां हैं उनमें भी पाई जाती है। मुख्य रूप से गंगा नदी का विस्तार जहां तक है, गंगा नदी के जल प्रवाह वाले क्षेत्रों में ये पाई जाती है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मपुत्र नदी में भी देखने को मिलती है, सिंधु नदी में भी ये देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब आप कह सकते हो कि संपूर्ण भारत में गंगेटिक डॉल्फिन देखी जा सकती है। तीसरा नाम आता है इरावदी डॉल्फिन। इरावदी डॉल्फिन जो है ये पाई जाती है चिल्का लेक में। कहाँ पे पाई जाती है? चिल्का लेक है उड़ीसा में, जहां पर ये पाई जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। इरावदी से आपको बता दें, इरावदी एक नदी भी है जो कि म्यांमार देश में बहती है, ये आपको पता होना चाहिए। म्यांमार देश में बहने वाली एक नदी का भी नाम है इरावदी। और साथ ही साथ क्योंकि डॉल्फिन की बात हो रही है तो डॉल्फिन से संबंधित कुछ फैक्ट आपको बता देता हूं जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात यदि हम बताएं तो 5 अक्टूबर 2010 को गंगा डॉल्फिन को भारत का जलीय जीव घोषित किया गया था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष हम 5 अक्टूबर को गंगा डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बिहार में एक स्थान है भागलपुर में आपको देखने को मिलेगा विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य। विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य आपको देखने को मिलेगा। हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एक, ये आपको पता होना चाहिए। ये पड़ता है आपके उत्तर प्रदेश में, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहां पर डॉल्फिन को संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। तीसरा आपको पता होना चाहिए पटना विश्वविद्यालय, जहां पर भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खोला गया है। तो ये 3 आपको पता होना चाहिए। पहले विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर बिहार में देखने को मिलता है। दूसरा हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। और तीसरा है पटना विश्वविद्यालय, जहां पर भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खोला गया है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए डॉल्फिन से, ठीक है। चले, निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय योगदान हेतु लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई पुरस्कार प्रदान किया गया? सबसे पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि गोपीनाथ बारदोलोई पुरस्कार किस राज्य द्वारा दिया जाता है। सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि किस राज्य द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। तो आपको बता दें कि ये जो पुरस्कार है गोपीनाथ बारदोलोई पुरस्कार, ये असम राज्य सरकार का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। मतलब असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और अगर असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है तो निश्चित रूप से असम राज्य सरकार ही इसको देती होगी। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? असम इसका सही जवाब हो गया। असम की बात करें तो यहाँ की राजधानी है दिसपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिस्वा शर्मा और जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल हैं। आपको पिछले दिनों मैंने बताया था कि एक अंगूर की प्रजाति है जिसको बोलते हैं लैटिको। लैटिको ये अंगूर की विशिष्ट प्रजाति है। इसको दुबई को निर्यात किया गया। ये पाई जाती है विशेषकर म्यांमार से लगते हुए क्षेत्रों में, विशेषकर असम में भी ये उगाया जाता है। इसके साथ साथ बाओ धान और कांजी नींबू मैंने आपको बताया था। बाओ धान और कांजी नींबू को भी निर्यात किया जा रहा है। विश्व का पहला, नोट कर लीजिएगा, विश्व का पहला जेनेटिक मॉडिफाइड रबर जो है वो असम में उगाया गया है। ये भी आपको पता होना चाहिए। विश्व का पहला जेनेटिक मॉडिफाइड रबर जो है ये असम में उगाया गया है। और इसको तैयार किया था रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा तैयार किया गया जो रबर है वो विश्व का पहला जेनेटिक मॉडिफाइड रबर है। इसको असम में उगाया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ पिछले दिनों असम राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि असम के पुलिस कांस्टेबल से लेकर उप निरीक्षक के पदों पर कार्य करने वाले लोगों को प्रत्येक वर्ष 1 महीने का अनिवार्य अवकाश दिया जाएगा, जिसमें वो अपने परिवारजनों से जाकर मिल सके, अपने परिवारजनों के पास समय बिता सके। इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न से होनी चाहिए। तो जितना भी फैक्ट अभी असम के बारे में बताया है, उम्मीद करता हूं कि आपके पास भी इसी तरह से एक पेज बना होगा असम राज्य सरकार का और उसी में सारी चीजें आपने नोट किया होगा। इसको बताएं, हाल ही में किस मंत्रालय ने ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल ड्रोन रिस्पांस एंड आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट लॉन्च किया है? मतलब ड्रोन डिलीवरी सिस्टम, वैक्सीन की ड्रोन से डिलीवरी करने के लिए
ये मुहिम किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो आपको बता दें, इसको लॉन्च किया है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च की गई है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है। सुदूर क्षेत्रों में जहां पे आवागमन की सुविधा बेहतर नहीं है, ऐसे क्षेत्रों में वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक पहल है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता होगा, बात यहाँ पे हो रही है वैक्सीन की, तो आपको बता दें साइनोफार्म नामक जो वैक्सीन है इसको चीन ने बनाया है, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें पिछले दिनों राम सेवक शर्मा, नाम याद है, राम सेवक शर्मा के नेतृत्व में एक समिति का भी गठन किया गया था और इस समिति का उद्देश्य था वैक्सीन से संबंधित जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उन पर विचार करना, उनका निराकरण करना। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि निमोनिया के खिलाफ पहला टीका अभी पिछले दिनों भारत में बना है और ये जो पहला टीका बना है निमोनिया के खिलाफ, इसको बनाया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? पुणे में है, जिसके प्रमुख हैं अदार पूनावाला। चलें इसको बताएं, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में किस देश का पासपोर्ट सबसे अधिक शक्तिशाली घोषित किया गया? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, आपको बता दें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है इसमें एक बार फिर से जापान टॉप पर है। मतलब जापान लगातार पिछले 3 वर्षों से हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष पर बना हुआ है, लेकिन इस बार जापान के साथ साथ पहले स्थान पर सिंगापुर भी शामिल है। अब बात आती है इस तरह के पासपोर्ट इंडेक्स में कि भाई भारत का क्या स्थान है? तो भारत का यहाँ पे स्थान है 90वां। भारत का जो स्थान है पिछली बार था 84वां, इस बार हम हैं 90वें स्थान पे। मतलब कि हमें 6 पोजीशन का लॉस हुआ है और 90वें स्थान पर हम बुर्किना फासो और तजाकिस्तान के साथ हैं, ये आपको पता होना चाहिए। पिछले वर्ष हम 84वें स्थान पे थे। अब इसको आप समझते होंगे कि इसका आधार क्या है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का आधार क्या है? इसका आधार है कि किसी भी देश के नागरिक कितने अन्य देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं, उसी को यहाँ पर आधार बनाया गया है। और इस आधार पर यदि हम देखें तो भारतीय नागरिक, कोई भी भारत का नागरिक 58 देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकता है। कोई भी भारतीय नागरिक, पूरे विश्व में 58 ऐसे देश हैं जहां पर बिना वीजा के यात्रा कर सकता है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है, इसका जो आधार होता है यही होता है कि जिस देश के नागरिक सबसे ज्यादा देशों में बिना वीजा की यात्रा करते हैं वो पहले स्थान पे होता है और इसी तरह से इसका क्रम निर्धारित किया जाता है। ठीक है, चलिए इसको बताएं। हाल ही में चर्चा में रहा तमोर पिंगला, बताएं। हाल ही में चर्चा में रहा तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? 4 विकल्प हैं, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। चले बताएं। आपको बता दें इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। तमोर पिंगला क्यों चर्चा में है? क्योंकि यदि करंट अफेयर्स में पढ़ा रहा हूं तमोर पिंगला तो निश्चित रूप से में किसी कारण से वो चर्चा में होगा, क्योंकि यदि चर्चा में नहीं है तो उसकी बात यहाँ पे नहीं होती। तो आपको बता दें तमोर पिंगला और गुरु घासीदास, तमोर पिंगला और गुरु घासीदास, ये जो आपको देखने को मिल रहा है राष्ट्रीय उद्यान, तमोर पिंगला और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों में संयुक्त रूप से भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। इन दोनों को मिलाकर भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें ये जो तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये आप देखोगे कि यहाँ पे है सरगुजा जसपुर हाथी रिजर्व। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, सरगुजा जसपुर हाथी रिजर्व। सरगुजा जसपुर हाथी रिजर्व, आपको बता दें
सरगुजा जसपुर हाथी रिजर्व के एक हिस्से के रूप में है पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य, और पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को मिलाकर 53वां टाइगर रिजर्व बनाया गया। आपको बता दें, भारत का 52वां टाइगर रिजर्व जो बना था ये राजस्थान का बना था, और राजस्थान का जो ये टाइगर रिजर्व था इसका नाम आप बताओगे, इसका नाम है रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, और ये भारत का 52वां टाइगर रिजर्व बना था, ये आपको पता होना चाहिए। तो यदि हम बात करें कि आज के समय में छत्तीसगढ़ में कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो आपको पता होना चाहिए अचानक मार्ग, उदंती सीता नदी, इंद्रावती के बाद ये चौथा टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़ का, ये आपको पता होना चाहिए। चल इसको बताएं, हाल ही में भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप कहां लॉन्च किया गया? ई फिश मार्केट ऐप कहां लॉन्च किया गया आपको बताना। चले बताएं, भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप कहां लॉन्च किया गया? 4 विकल्प यहां पे दिए हुए हैं, असम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी। आपको बता दें, भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप असम में लॉन्च किया गया है। अब असम में लॉन्च किया गया तो असम आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो असम के बारे में क्या पता होना चाहिए? सबसे पहली बात कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, नए बने हैं वो पता होना चाहिए, हेमंता बिस्वा शर्मा, ठीक है, ये पता होना चाहिए। जगदीश मुखी राज्यपाल हैं, ये पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि असम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर एक सिंघी गैंडे पाए जाते हैं, ठीक है, सर्वाधिक संख्या में। ऐसे तो जल्दापाड़ा में भी पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल के, लेकिन जो सर्वाधिक आबादी है एक सिंघी गैंडों की वो काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान असम से संबंधित हैं। इसके साथ साथ यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि काजीरंगा और मानस के अतिरिक्त भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में या किस राज्य में एक सिंघी गैंडे पाए जाते हैं, तो आपको जवाब देना है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर एक सिंघी गैंडे पाए जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें, नामेरी, ओरंग, डिब्रू सखौवा, ये आपके कुछ अन्य राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य हैं जो असम से संबंधित हैं, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सैनिटरी नैपकिन प्रदान करने के लिए स्वच्छ कार्यक्रम प्रारंभ किया है? बताएं, सैनिटरी नैपकिन प्रदान करने के लिए स्वच्छ कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है आपको बताना। चलो, 4 यहाँ पे विकल्प हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। इनमें से कौन सा सही है? बताएं, इनमें से कौन सा सही है आपको बताना। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सैनिटरी नैपकिन प्रदान करने के लिए स्वच्छ कार्यक्रम प्रारंभ किया है? तो यह राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश है तो आंध्र प्रदेश के बारे में आपको कुछ जानकारी बता देते हैं। सबसे पहली बात, आंध्र प्रदेश जो है पूरे भारत में फलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है। फलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। आपको बता दें, दक्षिण भारत की जो पहली किसान रेल चलाई गई थी, ये चलाई गई थी अनंतपुर से दिल्ली के बीच। कहां से? अनंतपुर से दिल्ली के बीच चलाई गई थी भारत की पहली किसान रेल। और जो पहली किसान रेल अनंतपुर से दिल्ली चलाई गई थी, इसमें अनंतपुर जो स्थान है ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में। और इस रेल का जो उद्देश्य था वो था आंध्र प्रदेश के फलों को दिल्ली के बाजारों में पहुंचाना। तो जो ट्रेन चलाई गई थी, किसान रेल चलाई गई थी, ज्यादातर का उद्देश्य है फलों और सब्जियों को कम समय में संबंधित बाजार में पहुंचाना। तो याद रखिएगा, दक्षिण भारत की पहली किसान रेल अनंतपुर से दिल्ली के बीच चलाई गई थी, जिसमें अनंतपुर आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है और यहाँ से फलों की खेप दिल्ली लाई गई थी, ठीक है। यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि पहली किसान रेल कहाँ चलाई गई थी, पूछी जा सकती है। पहली किसान रेल पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है स्थान देवलाली से दानापुर। देवलाली से दानापुर के बीच चलाई गई थी। यदि आपसे पूछ लिया जाए 100वीं किसान रेल किनके बीच चलाई गई, तो 100वीं किसान रेल चलाई गई संगोला से शालीमार। अब संगोला कहां पे है? संगोला है महाराष्ट्र में, शालीमार आपका पड़ता है वेस्ट बंगाल में। तो ये दोनों अवश्य याद रखिएगा कि पहली किसान रेल देवनाली से दानापुर, 100वीं किसान रेल संगोला से शालीमार,
ठीक है। और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल अनंतपुर से दिल्ली के बीच चलाई गई। इतनी जानकारी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आप नोट कर सकते हैं कि भारत का पहला एक्वा फार्मर कॉल सेंटर जो है ये विजयवाड़ा में खोला गया, जो कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है। चलें इसको बताएं। यहां पे आप नोट कर लीजिएगा, यहां पे टाइपिंग में मिस्टेक है, ये है जिमेक्स। ठीक है, तो यहां पे बोला जा रहा है हाल ही में चर्चा में रहा सैन्य अभ्यास जिमेक्स 21 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया। जिमेक्स हिंदी में इस तरह से लिखते हैं, जिमेक्स। तो जिमेक्स 21 अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया, आपको बता दें भारत और जापान के बीच आयोजित किया गया। ठीक है, भारत और जापान के बीच जिमेक्स आयोजित किया गया। अब सैन्य अभ्यास की बात हो रही है तो कुछ आप नोट कर लीजिएगा जो चर्चा में है, जो पूछे जा सकते हैं, जैसे अलमोहद अल हिंदी, अलमोहद अल हिंदी, अलमोहद अल हिंदी सैन्य अभ्यास की हम बात करें तो भारत और सऊदी अरब के बीच, भारत और सऊदी अरब के बीच। दूसरा यदि आप देखो खंजर, खंजर सैन्य अभ्यास यदि देखें भारत किर्गिस्तान के बीच, भारत किर्गिस्तान के बीच। खंजर के बाद यदि हम देखें वरुण, वरुण यदि हम देखें तो वरुण के बारे में आपको पता होना चाहिए, भारत यूएई फ्रांस, भारत यूएई फ्रांस। ठीक है, वरुण के बाद यदि हम देखें वज्र प्रहार, भारत यूएसए। वज्र प्रहार के बाद यदि हम देखें तो जायद तलवार, जायद तलवार और जायद तलवार भारत यूएई। ये कुछ महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास है जो आप नोट कर सकते हैं। सूर्य किरण हाल ही में हुआ है भारत और नेपाल के बीच, उसको भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ वज्र प्रहार आपने नोट कर लिया। युद्ध अभ्यास नामक एक युद्ध अभ्यास होता है जो हम अमेरिका के साथ करते हैं, वो भी आप नोट कर सकते हो। सिलिनेक्स मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था, भारत और श्रीलंका के बीच संपन्न हुआ है, उसको आप नोट कर सकते हो। तो इस तरह के जो प्रमुख सैन्य अभ्यास हो, आपको क्या करना चाहिए, एक पेज बनाओ, उसमें सिर्फ लिखो सैन्य अभ्यास, और जितने भी सैन्य अभ्यास पढ़ो, चाहे आज पढ़ो 2 दिन बाद पढ़ो, उनको एक ही जगह पर नोट करते जाओ। इससे आपका एक बेहतर नोट्स भी तैयार होगा और चीजें भी आपकी बेहतर होती जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में पहली फिल्म बनाने की घोषणा की है। इनमें से कौन सा देश है जो अंतरिक्ष में पहली फिल्म बनाने की तैयारी में है। अभी सब धरती पे ही बना रहे हैं, ये कौन सा देश है जो अंतरिक्ष में फिल्म बनाने की तैयारी कर रहा है और इसने अपने फिल्म चालक दल को ऑर्बिट में भी पहुंचा दिया है। तो ये देश कौन सा है जो इतनी जल्दी में है अंतरिक्ष में, अभी सब देश पहुंचे भी नहीं है, सब अंतरिक्ष में पहुंचने में लगे हुए हैं और ये फिल्म बनाने की तैयारी में है। तो ये देश आपका है रूस। रूस ने फिल्म चालक दल के सदस्यों को ऑर्बिट में पहुंचा भी दिया है। रूस की बात हो रही है यहाँ पे। तो रूस की राजधानी है मास्को। मास्को में आपको बता दें कि इसरो ने अपनी तकनीकी संपर्क इकाई स्थापित की है, ये आपको पता होना चाहिए, इसरो की तकनीकी संपर्क इकाई। साथ ही साथ यहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है रॉस कॉस मॉस। यहाँ की संसद का नाम है ड्यूमा और यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर पुतिन, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पे जैसे कि रॉसकॉसमोस आपको मैंने बताया, तो ये अंतरिक्ष एजेंसी जो है ये यूज करती है सोयूज नामक रॉकेट, और सोयूज बहुत ही पावरफुल रॉकेट है जो कि यूज करती है रसिया की अंतरिक्ष एजेंसी, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे यदि हम बात करें रसिया की, जब हम बात कर रहे हैं तो आप जानते हो विश्व के जो सबसे ठंडे स्थान है, आप कह सकते हो जहाँ पे मानव जनसंख्या निवास करती है, वो रसिया में ही ज्यादातर आपको देखने को मिलते हैं। रसिया के उत्तरी पार्ट में आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जापान लिखा है, जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है जाक्सा। चाइना है, इसकी एजेंसी का नाम है CNSA। अमेरिका है, अमेरिका की एजेंसी का नाम है नासा। ठीक है, नासा प्रयोग करता है ज्यादातर एटलस नामक रॉकेट।
CNSA जो है ये प्रयोग करता है लॉन्ग मार्च नामक रॉकेट, ठीक है। बाकी जापान के बारे में यदि हम देखें तो ज्यादातर इनके जो रॉकेट होते हैं ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी के रॉकेट ज्यादातर ये प्रयोग करते हैं, ठीक है। और रूस के बारे में आपने बता ही दिया, तो इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न से होनी चाहिए। रूस के साथ हम कुछ सैन्य अभ्यास भी करते हैं जो आपको पता होना चाहिए। इसको बताएं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूली पाठ्यक्रम में सिख गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों के बलिदान को सम्मिलित करने का निर्णय लिया? कौन सी राज्य सरकार है जिसने गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों के बलिदान को सम्मिलित करने की बात की है, आपको बताना है। यहाँ पे है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब या उत्तर प्रदेश। बताएं इनमें से कौन सा है, आपको बताना है। सबसे पहले यहां समझने की जरूरत है कि बात हो रही है गुरु गोविंद सिंह की, बात हो रही है गुरु गोविंद सिंह की। और आपको बता दें गुरु गोविंद सिंह के यदि हम बताएं क्रम इनका बताएं तो ये 10वें गुरु थे, 10वें गुरु थे। और एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि सिख धर्म के वो कौन से गुरु थे जिन्होंने खालसा पंथ की शुरुआत की थी, खालसा पंथ की शुरुआत की थी। तो आपको बता दें खालसा पंथ की शुरुआत करने वाले गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, यह भी आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है, लिया है योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, जहां के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के तट पर स्थित है। और पिछला डिफेंस एक्सपो जो है वो लखनऊ में हुआ था। आगामी डिफेंस एक्सपो का आयोजन अहमदाबाद गुजरात में किया जा रहा है। आपको बता दें पहला लेदर पार्क, भारत का पहला लेदर पार्क जो बना है ये बना है कानपुर में, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश में कुशीनगर एयरपोर्ट है, जो भारत का जो उत्तर प्रदेश का तीसरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। इसके साथ साथ पिछले दिनों इन्होंने पिंक बूथ सेवा शुरू की थी, पिंक बूथ सेवा शुरू की थी। और ऑपरेशन दुराचारी, महिलाओं पर हो रहे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए या नियंत्रित करने के लिए ऑपरेशन दुराचारी इन्होंने प्रारंभ किया था। नवीन छतरी रोजगार योजना भी इन्होंने प्रारंभ किया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि कुछ स्मारक बने हैं, जिनमें से कुछ गोरखपुर में बने हैं, एक बहराइच में बना है, एक लखनऊ में बना है। इनका नाम क्या क्या है वो आप कमेंट बॉक्स में हमें सबमिट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताएं, भारत के किस राज्य की सरकार ने आदिवासियों के लिए पृथक सरना धर्म कोड पर प्रस्ताव पारित किया है? पृथक क्या है? सरना धर्म कोड, मतलब एक धर्म है, ये एक अलग धर्म की मांग की जा रही है यहाँ के आदिवासियों द्वारा, और राज्य सरकार ने सहमति दे दी है। केंद्र सरकार की सहमति मिलने के बाद यह धर्म एक नए धर्म के रूप में अस्तित्व में आ जाएगा। तो ये कहाँ के आदिवासी, क्योंकि शर्मा धर्म को कुछ बात हो रही है, तो शर्मा आदिवासी पढ़ते हैं, सरना आदिवासी पढ़ते हैं, ये संबंधित हैं झारखंड के। और सरना आदिवासियों की मांग को देखते हुए झारखंड राज्य सरकार ने अपना फैसला सुना दिया है। झारखंड विधानसभा ने इस विधेयक को पारित कर दिया है और इस नए धर्म में प्रकृति की उपासना की जाएगी। इस नए धर्म में प्रकृति की उपासना की जाएगी, ये बात कही गई है और केंद्र सरकार की स्वीकृति के लिए भेजा गया है। जल्द ही केंद्र की अनुमति मिलने के बाद एक नए धर्म के रूप में सरना धर्म अस्तित्व में आ जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या है? झारखंड। चलो इसको बताएं, किस राज्य सरकार के द्वारा जेल पर्यटन पहल की, देखो जहां शाब्दिक त्रुटि हो इग्नोर करना है, किस राज्य सरकार के द्वारा जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की गई है? 4 विकल्प हैं, इन चारों में से बताएं किस राज्य सरकार के द्वारा जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की गई है, आपको बताना है। तो चलिए बताएं, जेल पर्यटन पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, आपको बताना है, जवाब दीजिए। ये किया है महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र में एक जेल पड़ती है पुणे में जिसका नाम है एरावदा जेल, और आप जानते होंगे एरावदा जो सेंट्रल जेल है पुणे में, यहाँ पे महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक जैसे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों को रखा गया था। विभिन्न समय कालों में विभिन्न समयों के अंतर्गत यहाँ पे रखा गया था।
तो जेलों के ऐतिहासिक महत्व को बताने के लिए, जेलों के ऐतिहासिक वर्णन को पर्यटकों को उपलब्ध कराने के लिए, पर्यटकों को जेलों के ऐतिहासिक महत्व से रूबरू कराने के लिए महाराष्ट्र सरकार की यह योजना है और इसी के अंतर्गत जेलों में पर्यटन कराया जाएगा, ऐतिहासिक अनुभव को बताया जाएगा। ये शुरुआत किया है महाराष्ट्र सरकार ने और इसका सही उत्तर है बी विकल्प, महाराष्ट्र। तो आज की जो कक्षा थी करंट अफेयर्स की वो यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं कि इससे बहुत कुछ सीखने को आपको मिला होगा और जिस तरह से निवेदन आपसे कर रहा हूं कि आप नोट्स प्रॉपर अब बना रहे होंगे तो प्लीज बनाना शुरू कर दीजिए। यदि आप कल के इंतजार में है तो निश्चित रूप से आपका कल कभी आने वाला नहीं है और इससे आप नुकसान उठा बैठेंगे। तो यहीं पर अपनी चर्चा को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।